देखो आज की क्लास में हम लोग फर्दर अब कुछ समझने वाले हैं। तो फर्दर जो समझने वाले हैं, देखो क्या समझने वाले हैं। मैंने हेडिंग्स दे के रखी है ऑलरेडी पहले से। अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है ये अपने समझ। अकाउंटिंग साइकिल मतलब एक प्रोसेस जो हम लोग अकाउंटिंग करते समय फॉलो करेंगे। तो वो प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जो होता है, देख सबसे पहला पार्ट तुमको ये देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी ये है कि बिजनेस होना चाहिए, राइट ना। तो साइकिल में सबसे पहले अपने आते हैं वी मस्ट हैव अ बिजनेस, तभी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। बिजनेस है। तो बिजनेस अगर होगा तो हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। अब रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, भाई मेरा बिजनेस है। अब हम बिजनेस में देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई इवेंट्स। इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आप इवेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे कि इवेंट्स जो है वो क्या क्या इवेंट्स है यहां पे। तो ये जो इवेंट्स है ये क्या हो सकता है? देख इवेंट्स, जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे कि सर ये जो इवेंट्स होंगे, इवेंट्स का मतलब तुम लोग ऑलरेडी समझ चुका है। इवेंट्स मीन्स होता है एनी एक्टिविटी, बट इसमें दो इफेक्ट होते हैं। या तो मॉनेटरी इफेक्ट होता है, तो मॉनेटरी इफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं कि सर मॉनेटरी इफेक्ट है या नहीं है। इवेंट्स आइडेंटिफाई किए, हम ये देखेंगे मॉनेटरी इफेक्ट, इफेक्ट इसमें है कि नहीं है। मॉनेटरी इफेक्ट है, नॉन मॉनेटरी इफेक्ट। बस ये तुम जैसे ही पता लगा लिया ना कि इसमें मॉनेटरी इफेक्ट है कि नहीं है, बस तुमको पता चल गया इस इवेंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं। तो देखो अगर यहां पे मॉनेटरी इफेक्ट है तो दिस इज कॉल्ड, इसी को अपने इवेंट्स को ही क्या बोल देंगे, क्योंकि इसमें मॉनेटरी इफेक्ट है तो विल टर्म्ड इट एज अ ट्रांजैक्शन। इसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लास्ट क्लास तुम लोग समझा भी था ये, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर नॉन मॉनेटरी इफेक्ट है तो ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के स्कोप के बाहर है, हम अकाउंट्स में लेंगे ही नहीं इसको, राइट। तो इसका मतलब आउटसाइड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हम फिर से समझाते हैं। सपोज कर लो कि एक सप्लायर है, ये माही, एक अजय, आदित्य, उपार्थ था। लास्ट क्लास वाला वीडियो देख लिया ना। देख यहाँ पे सपोज कर ले ये माही जो है इससे हम गुड्स खरीदता है, सप्लायर है ये। अब बेसिकली क्या हुआ ना कि हम इसके पास गया क्योंकि मेरे को एक बार बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदना था। तो हम इसके पास पर्सनली गया, इससे बातचीत किया, हम बोला देखो मैम मेरे को ना करीब 30,000 kg रॉ मटेरियल खरीदना है। तो इसका जो रेट था, मैं बोला मुझे कुछ डिस्काउंट। तो बोली ठीक है सर, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे। तो जब ये ऐसा बोली तो मैंने सोचा ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। मैंने इसको बोला ठीक है मैम, मैं आपको कल बताता हूँ कि मुझे लेना है कि नहीं। तो ये जो था इवेंट ही तो था ना, मैं जाके बातचीत कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, दिस इज एन इवेंट। बट क्या इसमें मॉनेटरी इफेक्ट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये इवेंट ही रह जाएगा, और इवेंट ही रह जाएगा तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इससे जैसे ही बोली सर 10% डिस्काउंट देंगे, फर्दर बार्गेनिंग किया तो बोली ठीक है सर मैक्सिमम 15% डिस्काउंट दे। बोलो कि डील डन, 10,000 kg कल परसों में भिजवा। जैसे ही हम बोला भिजवा दीजिएगा, मतलब क्या हुआ, डील हो गया। और डील होने का मतलब मॉनेटरी मूवमेंट हो गया। अब ये गुड्स हम खरीद चुके हैं, मेरे को इसको पैसा देना पड़ेगा, देयर इज अ मॉनेटरी इफेक्ट। और सिंस देयर इज अ मॉनेटरी इफेक्ट दैट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन, और इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड इट इन बुक्स। अब जब आप बुक्स में इसको रिकॉर्ड करोगे ना, तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे ही रिकॉर्ड कर दें, नहीं ना। याद है लास्ट क्लास भी तो सपोज कर लो हम लोगों की नॉर्मल बातचीत हुई, बस हवा में बातचीत हुई और हम आ गया। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसका कि मेरी डील हुई है। ठीक है, ये सप्लायर जो रिनाउंड सप्लायर है तो ये डिनाई नहीं करने वाला है। लेकिन जो भी है, मेरा अकाउंटेंट को जब मैं रिकॉर्ड करने बोलूंगा तो बोलेगा सर डॉक्यूमेंट बिल दे दीजिए ना।
उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा ना, राइट ना। तो हमारा मेरे पास तो बिल ही नहीं, तो रिकॉर्ड हो पाएगा। तो ऑलवेज ट्रांजैक्शंस को जब बुक्स में रिकॉर्ड करने जाओगे तो तुम सबसे पहले क्या ढूंढोगे? सोर्स डॉक्यूमेंट, जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस भी किए थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो यहां पे रिकॉर्ड करने के पहले आप किसको सर्च करोगे? सर्च फॉर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। And these all source documents are basically termed as a डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो हमको यहां फर्दर डिस्कस नहीं करना है, हम लोग लास्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहते हैं वो क्या नाम रहता है उनका? कैश मेमोज, रिसिप्ट्स, वाउचर्स एटसेट्रा। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिल्स, इनवॉइस एटसेट्रा। तो यहां ये जो था ना अभी तक, ये बेसिकली क्या था? जैसे सपोज करो तुम मेरा स्टूडेंट है, लेकिन तुम अभी बाहर आ चुका है, लेकिन बाहर ही खड़ा है, किसी से फोन में बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है यहां तक। अब क्या होगा ना, तुम क्लास में एंट्री ले लिया। अब हम लोग जाने जा रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री लेने जा रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री होगी ना, तो तुम क्या साइकिल फॉलो करोगे वो समझना है। ये अभी तक तुम देखा, बिजनेस है, रिकॉर्ड करना है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन है कि इवेंट्स है, वो सब साथ सिर्फ आइडेंटिफाई किए। रिकॉर्ड करने के पहले तक की स्टेप्स ये थी, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने वाली स्टेप्स में चले। बिफोर गोइंग टू दैट, एक चीज और तुम लोगों से डिस्कस कर रहा है। जैसे सपोज कर लो मैंने 2 लाख का गुड्स खरीदा, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? मैंने ₹2 का गुड्स परचेज किया, ट्रांजैक्शन और इन इवेंट? ट्रांजैक्शन है। इस 2 लाख के गुड्स में से 1.5 लाख का गुड्स मैंने बेच दिया, 3 लाख में बेचा, मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट करके बेचा। ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी इफेक्ट है, ट्रांजैक्शन है। अब मेरे को ये बताओ, मैंने 2 लाख का गुड्स खरीदा था, बेचा तो मैंने 1.5 लाख का गुड्स ना, भले ही 3 लाख में बेचा, प्रॉफिट अर्न किया, बट 50,000 का गुड्स तो मेरे पास बचा रह गया। उस 50,000 का गुड्स जो बचा रह गया उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टॉक बोल, हाँ क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ भी स्टॉक बोलते हैं अपने। तो वो जो स्टॉक जो तुम्हारे पास बचा हुआ है वो क्या है? ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? बता सुन। मन तुम बच गया है। लक्ष्य, हाँ सर। जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि 2 लाख का गुड्स आपने खरीदा था, दैट वाज अ ट्रांजैक्शन। आपने उसमें से 1.5 लाख के गुड्स को बेच दिया, दैट वाज अ ट्रांजैक्शन। आपके पास 50,000 का गुड्स बचा रह गया, वो क्या है? ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? हाँ, मतलब तन्वी, तन्वी, ट्रांजैक्शन है? नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं है, इवेंट है। देखो ध्यान दो, उसमें कोई मॉनेटरी इफेक्ट नहीं था। मैंने सपोज कर लो ये 3 चीजें खरीदी, जब 3 चीजें मैंने खरीदी मेरे पास आई, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। इसमें से मैंने 2 चीजें बेच दी, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। ये तो आ चुका था उस समय, तो इसको ऑलरेडी मैंने ट्रांजैक्शन में काउंट कर लिया था। अब तो इसमें स्टॉक जो ये पड़ा हुआ है, इसमें कोई मॉनेटरी इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। तो नहीं आया, इसका मतलब क्या? ये इवेंट है। तो इवेंट है तो एक चीज और समझ लो, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो एन इवेंट। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन था, परचेज 2 लाख का गुड्स हुआ, 1.5 लाख का गुड्स बिका, एज अ रिजल्ट 50,000 का गुड्स बचा रह गया, दैट इज स्टॉक एंड दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन इवेंट, क्योंकि इसमें मॉनेटरी इफेक्ट नहीं आया है। वैल्यू है उसकी, लेकिन अब कोई चेंज हुआ क्या? चेंज तो नहीं हुआ ना। तो ध्यान रखना, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो एन इवेंट। तो यहाँ पे बगल में इवेंट में हम लोग ये भी लिख ले रहे हैं, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी इफेक्ट में रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्योंकि इवेंट में अगर नॉन मॉनेटरी इफेक्ट रहेगा तो उसको इवेंट ही बोलेंगे, कोई नाम नहीं देंगे। अगर मॉनेटरी इफेक्ट आएगा तो ट्रांजैक्शन बोलेंगे। हाँ बोल, कहाँ रिकॉर्ड किया है इसको? वो खाली कहाँ रिकॉर्ड करता है? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड। और ऐसे कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट है, नॉर्मल बुक्स का पार्ट नहीं है। नॉर्मल बुक्स का पार्ट नहीं है तो रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा है ना, वो तो क्लोजिंग हो रहा है।
चलो इसमें आओ, इवेंट में हम लोग ये लिखने जा रहे हैं, आराम से जो भी डाउट लगे क्वेश्चन पूछना तुम लोग। इसमें हम लोग इवेंट्स में एक पार्ट लिख रहे हैं, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन is also an event। और नॉन मॉनेटरी इफेक्ट जो रहेगा उसको इवेंट ही बोलेंगे, क्योंकि उसका नाम तो चेंज हो ही नहीं पाया ना, मॉनेटरी इफेक्ट नहीं हुआ इसके चलते। और मॉनेटरी इफेक्ट हो जाता तो उसका नाम चेंज हो जाता, दैट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, इतना लेट कर करके मत आया कर, हम लोग क्लास एकदम टाइम पे चालू कर देते हैं। ठीक है ना, यहां तक वैसे इवेंट ट्रांजैक्शन पहले भी डिस्कस कर रखा था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग साइकिल इनसाइड द बुक जो स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा उसको समझना। अकाउंटिंग स्टेप्स, ये अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ही लिख रहे हैं। देखिए, आप जब अकाउंटिंग स्टेप्स में मूव करोगे ना, सेकेंड, अच्छा अकाउंटिंग स्टेप्स में देख सबसे पहले क्या होता है ना, याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम बोला था ना लास्ट क्लास, याद है, फिर हम बोला था अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अल्टीमेटली मेरा मोटिव क्या था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, याद करो, समराइजिंग। हाँ, समराइजिंग मतलब क्या मोटिव है, बस, और लेमन लैंग्वेज में प्रॉफिट चाहिए मेरे को, है ना, क्या प्रॉफिट हुआ ये पता लगाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कोई स्टेप्स में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेप जो हमारी होती है दैट इज रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा ना लेफ्ट में और राइट में स्पेस छोड़ के रखना, बीच में लिखना, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब जैसे आपने रिकॉर्ड किया, अब आप मूव कर जाओगे नेक्स्ट पार्ट में। द नेक्स्ट पार्ट इज कि सर इसके बाद कौन से स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टर्म डैश। उसमें अपने क्या करता है, रिकॉर्डिंग की मतलब तुम लिखे चीजों को, अब क्या करो अच्छे से लिखोगे। तो ये लिखना और अच्छे से लिखना में डिफरेंस क्या होता है, देखो सपोज कर लो मेरा पूरा ईयर में अकाउंटिंग जो करते हैं ना, एक पर्टिकुलर पीरियड का करते हैं, और पर्टिकुलर पीरियड क्या होता है, 12 मंथ्स का पीरियड रहेगा, याद है लास्ट क्लास डिस्कस। तो उस 12 मंथ्स के पीरियड का करेंगे। तो 12 मंथ्स के पीरियड में सपोज कर लो मैंने कैश में बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर दिए, करीब 5,000 ट्रांजेक्शन कर दिए, ठीक है। अब मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट कौन होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, बोला भाई एक बार बता तो मेरे पास कितना कैश कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ लगा है गया है, ये तो मेरे को बता दे। तो बोला ठीक है सर, वो पूरा रिकॉर्डिंग लेके बैठ गया, सर 1 तारीख को ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ, तो कुछ नहीं। तो मेरे को बोला ठीक है सर, इसको अच्छे से लिख के लाते हैं। अच्छे से लिख के क्या लाया, तुम लोग अभी देखो अकाउंट्स में कैसे लिखा जाता है वो समझा नहीं है, लेकिन नॉर्मल तरीका सबको समझ में आएगा। वो क्या किया, कैश रिसिप्ट और पेमेंट ही तो होगा, पैसा आएगा और जाएगा, बस दो ही चीज तो होगा। तो वो मेरे को क्या किया ना, ऐसे टी फॉर्म बनाया, टी फॉर्म, और टी फॉर्म में क्या किया उसने, यहाँ पे रिसिप्ट लिख दिया, यहाँ पे पेमेंट्स लिख दिया, और सारे रिसिप्ट को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सारे पेमेंट्स को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। समझ रहे ये चीज, जो पैसा आया सब लिख दिया, यहाँ यहाँ से आया, और जो पैसा गया वो लिख दिया, यहाँ यहाँ गया, और लाके मेरे को दे दिया, बोला सर ये देखिए आपके पास अब इतना बैलेंस बचा। थोड़ा सा अच्छे से लिखना हो गया, एनालिटिकल व्यू हो गया ना, मेरे को कैश की इंफॉर्मेशन एक जगह प्रॉपर तरीके से मिल रही है, दैट इज, इसको बोला जाता है लेजर। और अभी हम लोग इसको लिखेंगे क्लासिफिकेशन, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, दिस इज द स्टेप। नेक्स्ट लिख लो। और अभी धीरे धीरे तो तुम लोग एकदम डिटेल में जाओगे। क्लासिफिकेशन, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, classification, posting and balancing, this is the second step। and after this step हम लोग कहाँ मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में। and the next step is what, next step is summarizing। समराइजिंग मतलब क्या होता है पता है, हमने जो ट्रांजैक्शंस को लिखा अच्छे से लिखा, अब उसके बेसिस पे हम लोग ये पता लगाएंगे कि अल्टीमेट मैंने जो ये वर्क किया इसमें मेरा मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट हुआ क्या,
अगर हुआ तो कितना ये पता लगा, दैट इज द समराइजिंग। और इसी का मेन रोल है, हम इसीलिए अकाउंट्स बना रहे हैं, नहीं तो अकाउंट्स बनाते ही नहीं, राइट। तो बेसिकली समराइजिंग स्टेज। लेकिन एक चीज बताओ, तुम लोग स्कूल में बहुत बार तुम लोग का फंक्शन एक्सेट्रा होता रहता है, सपोज करो एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो इन सच सर्कमस्टांस क्या करेगा, एनुअल फंक्शन है तो क्या सीधा एक बार में जाके तुम सपोज करो पार्टिसिपेट भी कर, डांस कर, तो तुम लोग एक बार में जाके डायरेक्टली फाइनल परफॉर्मेंस ही देगा क्या? उसके पहले क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, रिहर्सल, फाइनल परफॉर्मेंस अच्छा हो। यही चीज यहाँ पे आता है कि हम लोग लिख लिए, अच्छे से लिख लिए, अब हम लोग देखेंगे फाइनल रिजल्ट निकाल, गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए हम एक छोटा सा रिहर्सल ट्रायल करते हैं। इस समराइजिंग स्टेप्स इंक्लूड्स टू थिंग्स, दो चीजें इंक्लूड होती है। एक का नाम होता है ट्रायल बैलेंस, कभी सुना है ट्रायल बैलेंस बोल के कोई वर्ड? कोई दिक्कत? ट्रायल बैलेंस, एक का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। ये क्या करता है, ट्रायल करता है कि रिहर्सल करता है, ये मान लो रिहर्सल है, और इसके बाद समराइजिंग में दूसरा पार्ट आता है, दैट इज नोन एज द फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, ये दोनों मिलके समराइजिंग स्टेप कंप्लीट होती है। क्लासिफिकेशन, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, एंड एक है रिकॉर्डिंग। तो देखो अब चीजों को समझना, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है ना, ये तो थोड़ा बड़ा नाम हो गया। इसका सिंपल वर्ड्स में छोटा नाम क्या होता है पता है? इसको बोला जाता है अकाउंट्स में जर्नल, ठीक है। और पूरा अकाउंट जो है ना इज अ सिंपल गेम ऑफ जर्नल्स एंड लेजर्स, मतलब पहली दो स्टेप है ना, लिखना और अच्छे से लिखना, वही दो स्टेप से पूरा अकाउंट। अगर तुम ये अच्छे से समझ लिया ना, अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं होनी। तो थ्योरी कुछ इंक्लूड होगा वो अलग बात है, अदरवाइज अकाउंट्स अगर तुम ये दो चीज अच्छे से समझते हो, और यही तुम्हारा फाउंडेशन स्टेज, अच्छे से समझना होगा। वन समझ गया ना, प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। तो इसको हम लोग जर्नल्स में हम थोड़ा सा टाइम लेके भी समझाते हैं, इससे क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट आओ, ये तीन स्टेप्स हो गई ना, इस स्टेप को मैंने क्या बोला था, दिस स्टेप इज टर्म्ड एज, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स का बेस। और ये जो स्टेप है क्लासिफिकेशन, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, इस स्टेप को क्या बोला जाता है पता है? एंड देयर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, समराइजिंग स्टेप। पोस्टिंग, POSTING, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। हाँ, मेरा राइटिंग थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है इसलिए। बुक कीपिंग, हम तुम लोग को बोला था ना गूगल यूज करो, अरे तुम लोग ना थोड़ा सा गूगल, AI ये सब करना सीखो, क्योंकि तुम लोग जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरेगा ना, तब तक AI इतना एडवांस हो चुका होगा, लोग सोच भी नहीं सकता है। तो क्लरिकल नेचर ऑफ वर्क जो होगा ना, वो 100% खत्म हो जाएगा, तो कोई हायर नहीं करेगा बेसिक नेचर। तो ध्यान रखना, ये सब भी यूज करने का आदत डालो दो तुम लोग, तो मतलब यंग बच्चा लोग है, सब तो कर ही रहा होगा ऑलरेडी। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैंने तुम लोग को बोला था बुक कीपिंग क्या होता है, तो बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, देखो बुक कीपिंग वर्ड से रिलेट करो ना, अकाउंट्स ना बहुत इजी, बस तुमको थोड़ा सा बुक कीपिंग, और तुम लोग ना वर्ड जो टर्म्स यूज होते हैं ना, टर्म्स को थोड़ा सा सोचो तो आंसर आ जाएगा। बुक कीपिंग मतलब होता है कीपिंग ऑफ अकाउंट्स, बुक्स, अकाउंट्स को बुक्स में रखना इज नोन एज द बुक कीपिंग। तो देख तुम लोग तो अभी तक ना अकाउंट्स पूरा सीखा, तो जनरली क्या होता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अकाउंट होते हैं ना, उनका कुछ नाम होता है, जो अभी हम आज ही की क्लास में डिस्कस करें। तो क्या होता है ना, अपने ये दो स्टेप जो होती है ना, ये जो दो स्टेप अभी अपने लिखे हैं, इन दो स्टेप्स तक, इन दो स्टेप्स तक रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तक अकाउंट्स को बुक्स में रखते हैं, फिर उसके बाद बुक से निकालना चालू कर देते हैं, समराइजिंग स्टेप में बुक से निकालना चालू कर देते हैं, चलो निकलो बुक से बाहर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ, कीपिंग ऑफ अकाउंट्स इन द बुक्स। इसका मतलब बुक कीपिंग स्टेप्स में कौन सी स्टेप्स इंक्लूडेड होगी, सिर्फ पहली दो स्टेप्स। तो बुक कीपिंग मीन्स ये जो दो स्टेप है दैट इज अ बुक कीपिंग। मीन्स अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकता है, बुक कीपिंग रेफर्स टू द बुक्स एंड इट इंक्लूड्स नंबर वन जर्नल, सेकंड वन लेजर।
बुक कीपिंग इंक्लूड्स ओनली जर्नल एंड लेजर, बुक कीपिंग इंक्लूड ओनली जर्नल एंड लेजर। सर तुम लोग बोलेगा सर ये जो पूरा पार्ट आप डिस्कस किए इतना सारा, ये जो तीनों चीज, उसको क्या बोलते हैं? मतलब रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल लेजर एंड समराइजिंग स्टेप तीनों को मिला दे तो क्या होता है? दिस इज कॉल्ड, याद है तुम लोग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग समझा था, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल। यहाँ पे आके अकाउंट्स रुक जाता है, मेरा काम खत्म, अकाउंटिंग का काम खत्म, प्रॉफिट निकाल के दे दिए, पोजीशन दे दिए, मेरा काम खत्म हो गया। इस तीनों स्टेप को मिला के अपने क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये अपने ना बेस क्रिएट कर रहे हैं तुम लोगों का, तो इसमें जरा सा भी गड़बड़ मत करना। थ्योरी है, ठीक से समझना, थोड़ा सा बोरियत भी लगे तो भी समझना, क्योंकि प्योर थ्योरी है ना, कुछ कर नहीं सकते अपने, घर में जाके पढ़ना भी। अब इसके बाद आ जाओ, सर इसके बाद क्या यहीं पे स्टेप्स खत्म हो जाती है? नहीं, स्टेप्स आगे भी कंटिन्यू हुआ क्या? सपोज के लिए समराइजिंग स्टेप में क्या होगा? समराइजिंग स्टेप में होगा, मुझे प्रॉफिट पता चलेगा, मुझे पता चला प्रॉफिट मेरा 8,000 करोड़ हुआ है, और पिछले साल जो मेरा प्रॉफिट हुआ था ना, वो सपोज कर लो 5,800 करोड़ हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? तो प्रॉफिट बढ़ गया, कितना बढ़ा? 2,200, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है, हम तो खुश है मेरा प्रॉफिट 2,200 करोड़ बढ़ गया, लेकिन क्या मेरा प्रॉफिट जो बढ़ा है वो जो मेरे पीर्स है, पीयर्स मतलब क्या हो गया? जो मेरे सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस इंडस्ट्री में वर्क करता है, उस इंडस्ट्री में जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली अच्छा है क्या? मेरे जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है मेरे इंडस्ट्री में, जैसे हम लोग का जो ये मेरा जो सेंटर है, ये क्या है? एक एजुकेशन सेक्टर है ना, एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता है, एजुकेशनल सेक्टर से बिलोंग करता है, वो एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसके अंदर मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली क्या हुआ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सपोज कर लो प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट 5,000, 8,000, 10,000 करोड़ से बढ़ गया, तो अगर हम कंपेयर करें तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या किया? अच्छा नहीं किया। तो को क्या करना पड़ता है? बात ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कम, 2,200 करोड़ एक्स्ट्रा हो, कितना परसेंटेज बढ़, एनालाइज करना बस इतना ही है कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, एक्सेट्रा, पिछले साल से एक्सेट्रा। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, अब जो भी इंटरप्रिटेशन निकला हम लोग क्या अपने पास ही रखेंगे? तो कम्युनिकेट करेंगे किसको? यूजर्स को। हाँ, शेयर होल्डर्स भी होगा एक यूजर उसमें, तो उसको इंटरप्रेट कम्युनिकेट कर देते, भाई देख लो ये ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है। जैसे तुम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं, बस ज्यादा हो जाएगा तो नहीं डिस्कस करते, अब कुछ बच्चा जानता होगा लेकिन नहीं डिस्कस करते उसको। अभी आओ, समराइजिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, इसके बाद कुछ नेक्स्ट पार्ट्स भी है। द नेक्स्ट पार्ट इज एनालाइजिंग, एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग एंड एनालिसिस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या करने वाले? आफ्टर एनालिसिस विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज इंटरप्रिटेशन। एंड आफ्टर इंटरप्रिटेशन हम लोग कहां चले जाएंगे? कम्युनिकेशन टू यूजर्स। तो ये पूरा कंप्लीट स्टेप होगा अकाउंटिंग का। लेकिन तुम बोलेगा कि सर अभी तो आप बोले फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म हो गया यहाँ पे, फिर आप एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिए, यानी ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है किसी और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के स्टेप्स हो सकते। याद है मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट तो सभी का दिया था, तो ये एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना किसके स्टेप्स होगी? एचआर होगा, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टेप्स है। तो अगर कोई तुमसे पूछे तो ध्यान रखना, हम लोग का ये जो स्टेप्स है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेप्स नहीं, ये स्टेप्स किसकी है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टेप्स है। मैनेजमेट अकाउंटिंग, तुम लोगों से मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, खाली अकाउंटिंग स्टेप्स में प्रोसेस में ध्यान रखना, दिस इज द प्रोसेस जो हमें फॉलो करना है। हमारे काम का 3 ही है, जर्नल, लेजर और समराइजिंग, बस इतना ही।
और बुक कीपिंग ध्यान रखना, बुक कीपिंग नैरो है कि अकाउंटिंग नैरो है, तब एरिया ऑफ द वर्क जो होगा बुक कीपिंग का वाइडर है कि नैरो है, छोटा है कि ज्यादा बड़ा स्कोप है उसके पास है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में क्या हो, खाली दो ही चीज है, जर्नल लेजर, और अकाउंटिंग में चले जाए तो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तीन और आगे चला गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आगे लेके चला गया, तो अकाउंटिंग वाइडर टर्म है, तो बुक कीपिंग है नैरो टर्म है, छोटा टर्म है। ठीक है, तो अब अपने आओ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इज, देखो मैंने लिखा है यूजर्स का बात की ना आपने, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर, तुम लोग के दिमाग में ना क्वेश्चंस आना चाहिए, तुम कुछ समझा रहे समझ गया ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, कम्युनिकेशन टू द यूजर्स, तो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेडिंग दे दो, फिर समझते हैं यूजर्स कौन हो। देखो यूजर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो दो यूजर्स होते हैं, जैसे एक नॉर्मली तुम लोग के अपने एकदम लेमन लैंग्वेज में अपने यहाँ पे रिलेटेड ही बात करते हैं इसी से। जैसे सपोज करो लास्ट क्लास लोगों को शेयर किया, तो यूट्यूब लिंक जो मैंने शेयर किया तुम लोगों ने देखा, कुछ तुम लोग के दूसरे फ्रेंड्स लोग भी देखे होंगे, यूट्यूब ने पब्लिक कर दिया तो और भी बहुत लोग देखेंगे। बेसिकली क्या हुआ, देख तुम लोग अगर देख रहे हो तो तुम लोग कौन हो, इंटरनल यूजर। तो अदर्स देख रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो कौन हो गए, एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, अल्टीमेटली उन लोग को जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो सेम ही मिल रहा है, बट यूजर्स आर डिफरेंट, एक इंटरनल है एक्सटर्नल है। वैसे ही यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो दो यूजर होते हैं, वन इज द इंटरनल यूजर, अनदर वन इज द एक्सटर्नल यूजर। अब उसमें भी एक चीज सोच, इंटरनल यूजर तो तुमको तो वो वीडियो बन के जब पब्लिश हुआ उसके पहले तुमको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो क्लास में बैठ के सुनी रहे, मैंने पहले से पता है ये चीज, तुम उसको बाद में एक्स्ट्रा के लिए यूज कर, राइट। तो एक्सटर्नल यूजर को तो बाद में मिल रहा है। ये चीज होती है कि इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग की होती है ना, इंटरनल यूजर को पहले मिल जाती है और एक्सटर्नल यूजर को बाद में मिलती है। तो इंटरनल यूजर कौन होगा, कंपनी के ओनर, एम्प्लॉइज नहीं होगा। एम्प्लॉइज में सीनियर ऑफिसर्स हो सकते, जो लोअर लेवल होंगे वो लोग नहीं आते, इसलिए एम्प्लॉइज बोलना गलत हो जाएगा। एम्प्लॉयर होगा मतलब ओनर, शेयर होल्डर को भी नहीं ले सकते। शेयर होल्डर में भी तुम थोड़ा सा यहाँ पे समझना, शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर मतलब कंपनी का जो शेयर ओन करता है, दैट इज अ ओनर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री का नाम तो सब कोई सुना है, स्टॉक एक्सचेंज जैसे हम बोल रहे तो वो भी था, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस होता है, मार्केट प्लेस होता है, जहां पे बेसिकली बायर्स एंड सेलर्स इकट्ठा होते हैं और ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्वेश्चन कम्स टू, बायर एंड सेलर क्या किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं, नहीं। शेयर मार्केट एक वर्चुअल मार्केट प्लेस है, आप कहीं पे भी बैठ के, कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के आप परचेज सेल कर सकते हो। क्या परचेज सेल करते हो, ओनरशिप परचेज सेल करते हो। शेयर जो परचेज करेगा वो क्या कर रहा है, ओनरशिप ही तो खरीद रहा है, ओनरशिप परचेज सेल करते हो। मैंने सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर्स खरीद, तो 100 शेयर्स प्रपोर्शंस बिलोंग करता है, वो मेरे पास ओनरशिप आ जाएगा। सपोज करो वो 0.5% 100 शेयर्स रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे पास 0.5% ओनरशिप आ गई। बट 0.5% ओनरशिप से मैं क्या कंपनी में कोई डिसीजन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। वैसे रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर कौन है तो पता होगा ना, तुम बता दीवा तो पता होगा नहीं, मुकेश अंबानी ना, तो ये बोली मुकेश अंबानी, बट रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर तो हम भी है, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी होंगे। कैसे, तुम्हारे पास अगर एक शेयर भी है ना रिलायंस इंडस्ट्री का तो यू आर द ओनर, बट तुम्हारा प्रपोर्शन बहुत छोटा है, तुम्हारी बात कोई सुनेगा ही नहीं। बट मुकेश अंबानी के पास मोर देन 50% ओनरशिप, ओनर बोला जाता है क्योंकि उसका डिसीजन चलेगा, डिफरेंसेस हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देख इंटरनल यूजर कौन हुआ, जैसे मुकेश अंबानी भी शेयर होल्डर है, हम भी शेयर होल्डर है, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन पहले आएगी, मुकेश अंबानी के पास तो जो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट बनेगा उसके पहले चला जाएगा, बाद में लोगों के पास जाएगा। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर में आ जाते हैं, बाद में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इंटरनल यूजर में कौन होगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि उनके पास पहले इंफॉर्मेशन आएगी, कंपनी के ओनर्स, ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स, सीनियर ऑफिसर्स एटसेट्रा आर द इंटरनल यूजर। अब सीनियर ऑफिसर कौन हुआ, सपोज कर ये कंपनी की सीनियर अकाउंटेंट है, तो अकाउंट्स बनेगा मार्केट, हर कंपनी को जो लिस्टेड कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है
उनको अपना रिजल्ट्स मतलब वही फाइनेंशियल रिजल्ट्स उनको शेयर मार्केट को देना पड़ता है कि भाई ये लो हमने ये अर्न किए, तो वो मार्केट में पब्लिश होता है। फिर जैसे ही पब्लिश होता है ना, अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है तो शेयर प्राइस बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है, खराब होता है तो गिर जाता है, नॉर्मल टेंडेंसी है। अब क्या हुआ, इसको तो पता है ना कि रिजल्ट कैसा हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, इसको 2 दिन पहले पता होगा क्योंकि रिजल्ट तो यही बनाई है। अब क्या हुआ, ये सपोज कर ले 2 दिन पहले पता है तो इंटरनल यूजर है। अब इन सब में क्या होता है ना, बहुत सारा अदर यूज भी हो सकता है, इसको तो पहले से पता है ना, तो ये कंपनी इसको पता है प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सारा शेयर्स बहुत सारा शेयर्स खरीद लेगी, और जिस दिन रिजल्ट पब्लिश करेगी उसके 2 घंटे बाद बेच देगी, तो प्रॉफिट आ गया। क्योंकि जो कंपनी से डायरेक्ट बिलोंग करते हैं ना, जो इंटरनल यूजर्स होते हैं, उनको उसके शेयर्स में ट्रेड करने पे बैन है। ठीक है, ये सब तो बात की बात है, यहां पे सिर्फ अपने आता है इंटरनल यूजर्स। गिव द हेडिंग इंटरनल यूजर्स। और एक हो जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। देखो इंटरनल यूजर की अगर मैं बात करूं, इंटरनल यूजर्स में कौन आ गए, नाम क्या क्या बोला था मैंने, जैसे मैंने बोला सपोज कर लो ओनर। ओनर मतलब प्रोप्राइटरशिप में तो ओनर ही बोलेंगे ना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स मतलब ओनर ही है। और कंपनी के केस के लिए अपने लिख लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और क्या हुआ, सीनियर ऑफिसर्स। ये सब इंटरनल यूजर्स होते हैं। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल यूजर्स, शेयर होल्डर्स बोल दें। गुड गुड, एकदम सही बोल। शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ये जैसे बोला गवर्नमेंट हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं। डेटर्स मतलब चलो डेटर्स वर्ड से अभी तुमको थोड़ा सा पता नहीं होगा, डेटर वर्ड। कस्टमर्स तो सभी कोई जानता है ना, कस्टमर वर्ड, कस्टमर्स हो सकते हैं। और सप्लायर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकती है, एटसेट्रा ना। ये लोग एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। बस मतलब उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। अब मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे को रिजल्ट बाद में पता चला, अब मैं उसके बेसिस पे इंटरप्रीट कर रहा हूं ऐसा रिजल्ट, तो चलो शेयर्स खरीद लेते हैं। शेयर होल्डर वो रोल प्ले करेगा। सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर क्या कर रहा है, तुमको क्रेडिट में गुड्स बेच रहा है, तो सप्लायर तुम्हारी इंफॉर्मेशन को देखेगा, तुम्हारा क्रेडिट वर्दीनेस कैसा लग रहा है, उसको लग रहा है पैसा मिल जाएगा तो बेचेगा गुड्स। अगर तुम्हारा इंफॉर्मेशन देख के लगता है पैसा मिलेगा ही नहीं, कंपनी तो लॉस में है, तो तुमको गुड्स ही नहीं बेचेगा। ये लोग इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट, सब थ्योरी है, प्योरली थ्योरी है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो तुम अकाउंट्स बना रहा है, उसके पीछे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बताओ। चलो एक बच्चे से पूछते हैं, ऑनलाइन में पूछते हैं। तन्वी तुम कोशिश कर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और कुछ, अच्छा चलो दूसरे बच्चे से तुम बता माही। ऐसे ट्राई करो ना, तुम लोग देख सीख रहे हैं तो तुम लोग को पहले से आता होगा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बट हम चाहता है कि तुम लोग क्या कुछ बोल सकता है क्या, सोच सकता है क्या तुम लोग। यस एकदम सही। सबसे पहला चीज, तुम क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इंफॉर्मेशन मैं ठीक से रख सकूं, है ना, मेरी इंफॉर्मेशन अच्छे से रखूं, अच्छे से रख सकूं। पहला मोटिव मेरा ये है, पहला ऑब्जेक्टिव मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। systematic recording of transactions। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, और उसके अलावा जैसे ये तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लिख लिया ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली अच्छे से, के पीछे मोटिव क्या था, जो ये बोली ये प्रॉफिट चाहिए, है ना। और प्रॉफिट के साथ साथ क्या चाहिए, मेरे को अपना पोजीशन भी तो चाहिए ना। तुम एग्जाम दिया, मार्क्स आया, मार्क्स, तो मार्क्स जो है वो क्या है, रिजल्ट है। तुमको सपोज करो सेकंड रैंक मिला, तो वो क्या है,
पोजीशन है। अकाउंट्स भी क्या बोलता है भाई, रिजल्ट आया तुम्हारा पोजीशन। अकाउंट यहाँ पे बिजनेस का पोजीशन कैसे देखोगे, बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है। इफ एसेट्स आर मोर देन द लाइबिलिटीज तो अच्छा पोजीशन है, और ज्यादा एसेट्स है तो और अच्छी पोजीशन है। तो बेसिकली क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट इज द, मेरे को क्या ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल results, ascertainment of financial position। और ये फाइनेंशियल पोजीशन जो हम लोग देखते हैं वो किसके थ्रू देखेंगे, याद है लास्ट क्लास अपने डिस्कस किए थे, नहीं याद है, बैलेंस शीट बोल के कोई टर्म हम यूज किया था, कौन पूछ रहा है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या हुआ ना, कोई भी तेरा ऑब्लिगेशन समथिंग पे, वो लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आया, और ये मैं ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में डील करता हूँ, कैलकुलेटर, हमारे पेरेंट्स मेरे को जानते हैं, तो तुम बोला कि मैं ये ले जा रही हूँ, पैसा पापा दे दे, सच केस सपोज कर ले इसका वैल्यू 5, अब तुम्हारा एक ऑब्लिगेशन आ गया ना कि that is your- मेरे पास क्या है, 500 का मेरे को मिलेगा तुमसे, मेरे लिए ये क्या हो गया, इन सिंपल वर्ड्स ऐसे तो हम लोग एसेट्स लाइब्रेरी का डेफिनेशन भी समझेंगे, प्रॉपर थ्योरी लिखेंगे, इन सिंपल वर्ड्स अगर समझें लेमन लैंग्वेज में, लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस व्हिच यू नीड टू पे, एंड एसेट्स आर समथिंग व्हिच आर रिसीवेबल फॉर यू, उससे तुमको पैसा मिलेगा, दैट इज एसेट्स। अब एसेट्स में बहुत सारे डिविजन होते हैं, कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, धीरे धीरे समझना हो। अभी क्योंकि ना तुम लोग का अकाउंट नया चीज है ना, पूरा कंप्लीटली न्यू पार्ट है, तो अब तुम लोग को सब चीजों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन समझने की जरूरत है, ऑलरेडी तो समझ गए, पिछले क्लास में भी समझे थे, आज फिर समझे, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे, छोड़ दे रहे, तुम लोग इसको लिखो ही मत ना, मेरा लिखा हुआ तुम छोड़ दे रहे। अब हमने एक और थ्योरी समझते, कॉल्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, क्वेश्चन कम्स टू सर फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक जरूरी, तो ये जो तुम लोग कर रहे हो फाउंडेशन, फंडामेंटल इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एकदम नेसेसरी है ये। बेसिकली क्वेश्चन आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग, अकाउंट्स करने के लिए, असम्पशंस मतलब थॉट्स, ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट्स जो जरूरी है अकाउंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, वो क्या हो सकते हैं, तो उसको बोला जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग। बेसिकली समझो, तुम अगर सपोज करो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं ग्रैब करें, तो कब से पढ़ रहा है, अपर केजी लोअर केजी से पढ़ रहा है, और भी पढ़ेगा, ये 12th के बाद छोड़ देगा, पढ़ना है ना आगे भी। बेसिकली क्या हुआ ना कि हमारा जो नॉलेज लेने का प्रोसेस है वो क्या है, बार बार चले ही जा रहा है ना, चले जा रहा है ना, चले जा रहा है ना, दैट इज नॉट द गोइंग। तो बिजनेस अगर करते हो, बिजनेस मतलब प्रॉफिट कमाना है, सपोज कर ले, वत्सल नाम है ना तेरा, तुम सोचा कि एक बिजनेस करते हैं, तो तुम क्या सोचते, ये सोचेगा कि बंद कर देंगे 4, नहीं, क्या सोचेगा, बहुत अच्छे से बिजनेस करेंगे, बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत अलग अलग जगह में, स्टेट्स में ब्रांचेस खोलेंगे, अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस खोलेंगे, लेवल तो ज़्यादा ही रहेगा ना। बेसिकली क्या हुआ कि फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption says if you are thinking फॉर द बिजनेस, तो इन सच अ केस आपके पास एक कंसेप्ट होना चाहिए कि मुझे इसे चलाते रहना है, दैट इज अ गोइंग कंसेप्ट। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption लाइक दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, इट विल गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन टिल परपेचुइटी, ऐसा है तभी वो बिजनेस है, नहीं तो नहीं है। तो इसका मतलब अगर किसी बिजनेस में सर गोइंग कंसर्न मिस हो तो क्या बोलेंगे उसको, मतलब तो बिजनेस नहीं बोलेंगे। जैसे क्या हुआ, सपोज कर ले, अभी दुर्गा पूजा में बहुत लोग, तुम लोग देखता है ना, रोड साइड में स्टॉल लगाता है, ठीक है, तो हम लोग भी सोचे, सपोज कर लो वत्सल और शुभम मिलके सोचा कि हम लोग दुर्गा पूजा में ना स्टॉल लगाते हैं फूड आइटम्स, प्रॉफिट करेंगे, कर देंगे 15-20 दिन बाद। तो लोग ऐसा किया, तो का तो थॉट लेवल में ही था ना,
स्टार्ट करेंगे, बिजनेस ही तो ना प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, मतलब बिजनेस है, लेकिन बंद करने का पहले से डिसाइडेड है कि 15-20 दिन में बंद कर देंगे, तो गोइंग कंसर्न तो मिसिंग है यहाँ पे, इट इज नॉट द गोइंग कंसर्न, फाइनाइट पीरियड नहीं है, तो इन सच ए केस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। तो कभी भी अगर तुम्हारे बिजनेस में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मिसिंग रहता है, तो दैट बिजनेस इज नॉट टर्म्ड एज अ बिजनेस, दैट इज टर्म्ड एज अ वेंचर, VENTURE, वेंचर, तो वेंचर बोला जाता है, बाद में लिखवाएगा, अभी खाली नॉर्मली समझाए, वेंचर बोला जाता है, बिजनेस नहीं बोला जाता। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, नंबर 1, दैट इज गोइंग कंसर्न। जनरली ये तुमसे क्या है ना, सिर्फ 3 नाम है, तीनों नाम पूछ सकता है, बोलता है नेम फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम, तो नाम बताना है। गोइंग कंसर्न मतलब क्या हो गया, पीरियड क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट पीरियड होना चाहिए ना, मतलब बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न विच विल गोज ऑन टिल परपेचुइटी। अच्छा, अब आ जाओ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज, एक चीज मेरे को बताओ, तो क्या कर रहे हैं ना, क्लास कर रहे हैं, क्लास करने के लिए तो क्या करता है, एक दिन आता है, 2 दिन आता है, 6 दिन absent, वीडियोस भी नहीं दे तेरे को, फिर चौथे दिन आता विदाउट वीडियो देखे, बीच में ब्लैंक हो गया, तो तुमको अकाउंट्स नहीं समझ, देखो नहीं, तो अकाउंट समझ में नहीं आए, अकाउंट समझ में नहीं आएगा, रीजन क्या है, इसका मेन कोर कंसेप्ट है, क्या रीजन है जो नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो, ये तो बता सकता है, क्यों नहीं समझ में आएगा तुमको, रेगुलरिटी नहीं है ना, नहीं है ना रेगुलरिटी, इसीलिए ना, कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको अकाउंटिंग टर्म में, फंडामेंटल अकाउंटिंग है, कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं, दैट इज वाई ऐसा होगा। सेम चीज बिजनेस में भी अप्लाई होता है, अगर तुम बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं फॉलो करोगे, रेगुलरिटी नहीं फॉलो करोगे, तो इन सच केस क्या होगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जैसे हम क्या किया ना, एक बिजनेस स्टार्ट, फर्नीचर का बिजनेस, बंद, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में चला, तो भी 5 महीना चलाया, उसको भी बंद करके क्या, स्टेशनरी शॉप को भी बंद किया, फिर उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल ली, को बंद किया, फिर उसके बाद बुटिक्स खोल, चीज बता, से कोई भी इंसान सामान, सब जनरली सबको पता चल रहा है, लोकल एरिया में दिख रहा है कि तो खाली ऑर्गेनाइजेशन मतलब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को चेंज करते रहते हैं, तो तुम इससे सामान खरीदेगा, खरीदेगा नहीं, खरीदेगा, गुडविल ही नहीं है, ये तो 2 दिन में बंद कर दे रहा है, तो हम इसे प्रोडक्ट खरीद लिए, कुछ खराब हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो किससे डिस्कस करेंगे, लोग इससे सामान नहीं खरीद, तो बिजनेस नहीं चलेगा। रीजन, रेगुलरिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, दैट इज द रीजन। तो एक बेसिकली अगर बिजनेस ढंग से चलाना है तो तुमको कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, दैट इज रेगुलरिटी, रेगुलर होना होगा, हिंदी में लिख दिया, ठीक है। तीसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, 3 ही होते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर 3 ओनली, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी तुम लोग समझ लिए। तीसरा पार्ट क्या, अक्रूवल का मतलब क्या होता है सर, हम लोग अकाउंट्स कितने पीरियड का करेंगे, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का अकाउंट जब करोगे, तो सपोज कर ले मैंने एक स्टाफ रखा, स्टाफ की सैलरी फिक्स की 20,000 पर मंथ, 12 मंथ्स के पीरियड में मैं इंटू 12, दैट इज 2,40,000, 2,40,000 पे करेंगे, राइट। मैंने क्या किया ना, तो लास्ट मंथ था ईयर का, मंथ की सैलरी उसको नहीं दी, पर पीरियड भी ले लेता, तुम लोग ये लिखना मत, खाली समझना, मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, इस ईयर को क्या बोला जाता है, मिक्सचर ऑफ 2 ईयर्स है ना, शायद हम बोला था इसको, कुछ बोला जाता है, अकाउंटिंग ईयर तो सारा है, जो भी तुम 12 मंथ्स का पीरियड फॉलो करेगा, ऑल आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, और जो जनवरी टू दिसंबर रहता है, दैट इज नोन एज द कैलेंडर ईयर।
कैलेंडर तो जनवरी टू दिसंबर ही रहता है ना। ये कोई भी चीज़ ना नया नहीं है, बस तुमको उसको रिलेट कर देना है, और रिलेट करने से तुमको याद भी रहेगा। कैलेंडर ईयर इसीलिए तो बोलते हैं कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर ही रहता है, इसीलिए उसको कैलेंडर ईयर बोला जाता है। अब यहाँ पे आता है, मेरा ये अकाउंटिंग ईयर था, इस अकाउंटिंग ईयर में ये जो लास्ट मार्च की सैलरी थी ना 20,000 रुपया, वो मैंने नहीं पे की, मैंने बोला नेक्स्ट मंथ में ले लेना। इस पूरे पीरियड में 12 महीने के पीरियड में मैंने उस बंदे को सैलरी कितनी दी, 2,20,000 ना, 20,000 इंटू 11 दैट इज 2,20,000। लेकिन मैंने उससे काम कितने, तो मेरे मैं ऑब्लिगेटेड तो हो चुका हूं ना, मेरे को उसको 20,000 रुपये और देना है ना मेरे को। मेरा खर्चा तो पूरा 12 मंथ्स का जो अमाउंट है वही है, मेरा एक्सपेंडिचर कितना है। सपोज कर लो आज मैंने बोल दिया ठीक है अब तुम मत आना मेरे यहाँ, तो बोलेगा सर तो जो सैलरी दे दीजिए। क्यों मांग पा रहा है वो, क्योंकि उस पीरियड में काम किया था, तो जिस पीरियड में काम हुआ है उसी पीरियड का एक्सपेंडिचर होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या कंसिडर, 2,40,000, 2,20,000 मैंने पे कर दिया, 20,000 मैंने पे नहीं किया, लेकिन अमाउंट तो स्पेंड हो गया ना, देना तो पड़ेगा ना। तो दैट इज नोन एज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं, गेट इधर एन एसेट और सर्विसेज। यहाँ पे मैंने उसकी सर्विस ली थी तो मुझे देना पड़ेगा। तो मेरा एक्चुअल खर्चा ऑफ द पीरियड ऑफ 23-24 कितना आ रहा है, 2,40,000। तो एक्रूअल बेसिस बोलता है, एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस चाहिए तो आपको एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेके ही प्रॉफिट निकलता है। तो उसको लो यू हैव अर्न रुपीज 3 lakhs एंड यू हैव स्पेंड रुपीज 1,80,000, तो आपने कितना कमाया, 1,20,000। कैसे निकाला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज योर प्रॉफिट, यही तो किया ना। तो इनकम एक्सपेंसेस को लेके ही प्रॉफिट मिलता है। याद है लास्ट क्लास तुम लोग को एक पूरा एग्जांपल देके भी करवाया था। यहाँ पे बोलता है कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 2,40,000 होना चाहिए। बोलेगा सर पेमेंट तो 2,20,000 ही किए हैं, 20,000 का काम करवा लिया ना, देना तो पड़ेगा ना। हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ 2,20,000 प्लस अमाउंट नॉट पेड 20,000, टोटल एक्सपेंडिचर इज 2,40,000। इट इज द सेइंग ऑफ एक्रूअल। बोलता है कि आपको ट्रू इनकम, ट्रू प्रॉफिट और लॉस चाहिए तो आपको एक्सपेंडिचर इनकम्स को जो कंसीडर करना होगा एज एंड व्हेन दे ऑकर लेना पड़ेगा। जैसे ही ऑकर हुआ ले लो, पेमेंट बाद में कर दिया जाएगा, तो हो चुका ना, कंसीडर इट, दैट इज एक्रूअल। और तभी आपको ट्रू एंड फेयर रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो क्या सर हम 2,20,000 भी ले सकते थे, ये भी समझाएगा तुम लोग को। एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स लिखने के लिए तुम अक्रूअल फॉलो कर रहे हो या कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो। कैश बेसिस क्या होता है पता है, जो हम लोग देखे ना, हम पेमेंट कितना किया था, 2,20,000, हम खर्चे में 2,20,000 ही लेंगे भाई। अगर हम ऐसा करता है तो आई एम फॉलोइंग कैश बेसिस, बट वो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो खर्चा है वो नेक्स्ट ईयर में जा चुका है, जबकि खर्चा इसी पीरियड का, एक्सपेंडिचर इसी पीरियड, तो दैट वॉन्ट गिव यू द ट्रू एंड फेयर रिजल्ट। बट वो फॉलो होता है। फॉलो क्यों होता है पता है, सपोज कर लीजिए शुभम डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये एडवोकेट है, लॉयर है, ये लोग का अकाउंट्स आता है। तो बहुत बड़े नहीं है ये लोग कि अपना फॉर्म चला रहे हैं, अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं। तो जो डॉक्टर है ये सुबह में एक पर्सनल चैम्बर खोल के रखा है, इवनिंग पे बैठता है, 15-20 पेशेंट देखता है, एक कंपाउंडर रख के रखा है, छोटा मोटा जो इलेक्ट्रिसिटी सबका खर्चा होता है वो चलता है, बस उतना ही है इसका काम। तब क्या हुआ ना, ये सोचा मेरे को अकाउंट्स बनवाना है, प्रॉफिट या लॉस देखना, ऐसे देखिए। तो नहीं, ये तो इंजीनियर मन जो है, सपोज के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये उसको कांटेक्ट किया, सर देखिए ना मेरा अकाउंट्स, ये बोला हम तो 70,000 पर मंथ का देगा, बिना मतलब कम 70,000 क्यों दे सैलरी का, नहीं देंगे। फिर सोचा चलो किसी और को देखते हैं, वत्सल को कांटेक्ट किया, वो सपोज कर लो सीएमए है, सीएमए भी एक कोर्स होता है जैसे सीए वैसा ही होता है, तो कांटेक्ट किया, वो बोला हम तो 50,000 पर मंथ का सैलरी करना, ये भी नहीं, छोड़ो इतना झमेला ही नहीं करना है, हम अपने हिसाब से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसको तो अकाउंट्स आता ही नहीं है, अभी तुम लोग को नहीं आता है ना, तो डॉक्टर को तो आता ही नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा छोड़ो इतना नहीं करना, ऐसे में जितना फी देगा उसको लिख लेंगे इनकम में, जितना भी कैश हम किसी को देंगे वो लिख लेंगे एक्सपेंडिचर में, और डिफरेंस निकाल लेंगे कितना प्रॉफिट हो। ये जो तरीका फॉलो करेगा वो कौन सा बेसिस, कैश बेसिस ना, कैश में जो पैसा आया लेंगे, इनकम में कैश से पैसा जो गया एक्सपेंडिचर में ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस। जो फॉलो कौन करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं,
प्रोफेशनल्स में सीए को मत ले लेना, सीए को तो अकाउंट्स अच्छे से आता है। प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा जिनको अकाउंट्स नहीं आते, दे कैन फॉलो कैश बेसिस ऑफ। और अदर्स को ट्रू एंड फेयर रिजल्ट चाहिए तो वो क्या फॉलो, एक्रूअल बेसिस में इनकम और एक्सपेंडिचर को कैसे लेना पड़ेगा, जैसे ही ऑकर होगा वैसे ही लेना, पोस्टपोन मत करना, ठीक है। अब आ जाओ इसमें लिख लो एक्रूअल बेसिस में, कंसीडर income and expenditures, consider income and expenditures as and when they occur, as and when they occur, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे ही ऑकर होंगे वैसे कंसीडर कर लेंगे। अब कैसे, इसका एग्जांपल से सब डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, तब और अच्छे से समझ, अभी बस थ्योरेटिकली इतना ध्यान रखना। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखो अगर तुमसे कोई पूछे नेम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, नाम तो इजीली बता पाओगे ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल। नेक्स्ट आइए, अकाउंटिंग करते समय बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तुमको ऐसे करना है, ये करना है, तो उनको अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। देयर आर वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट में अप्रोक्स 10 कंसेप्ट एंड कुछ असम्पशंस भी है 3-4, अभी सारे नहीं समझेंगे, अभी 1 या 2 असम्पशन सब समझे, इसलिए मैंने फ्यू वर्ड ऐड कर दिया। तो सबसे पहले आ जाओ नंबर 1, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, किसी का स्कूल स्टार्ट हो गया क्या, कुछ पढ़ाया गया ये सब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोल, अच्छा वो सब पढ़ा। हम क्या ना पहले एकदम नॉर्मल बेस देते हैं क्या हो, तो पता है इसके बारे में, तेरे को तो पता होना चाहिए, वत्सल को भी पता होना चाहिए। अकाउंट्स तो पढ़ा ही था जब अकाउंट्स पढ़ा था, तो इसके बिना तो अकाउंट्स स्टार्ट ही नहीं होगा। और शायद हम भी क्लास में माही डिस्कस किया था ना थोड़ा सा ऐसे, बिजनेस एंटिटी को भी नहीं याद, क्या बता। यस देख यहाँ पे तुम देख, इसीलिए हम इस पिक्चर को लेके आया, चिंटू और चिंटू लिमिटेड, क्या एक ही दिख रहा है, देखने में भी एक नहीं दिख रहा है, अलग है, तो ध्यान रखना। और ये चिंटू क्या है, नेचुरल पर्सन है, चिंटू लिमिटेड क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो और तुम रिकॉर्डिंग किसके बुक्स में करोगे, जो ट्रांजैक्शन इतना अकाउंट से समझ रहे हैं, वो किस अकाउंट तो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज समझ रहे हो तुम, चिंटू का, आर्टिफिशियल बिजनेस का, चिंटू लिमिटेड का। तो बेसिकली चिंटू लिमिटेड के बारे में समझ रहे हो, तो दोनों तो अलग है ना। तो ध्यान रखना, ओनर एंड बिजनेस तो अलग होते हैं, सेपरेट एंटिटी होती है। ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्संस फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए। क्यों, क्या होगा पता है, चिंटू तो एक नेचुरल इंसान है, उसका घर भी है और अपना बिजनेस भी कर रहा है, वो घर के लिए सब्जी खरीदा और ऑफिस के लिए एसी खरीदा, तो हम लोग एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे, घर वाले चीज को भूल जाओ, तो किसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली यहां पे आ जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सिंपली इतना ही बोलता है, ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पार्ट। तो बस इतना ही लिखना है अपने को, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर एंड बिजनेस are two different persons। ये तो मेन कोर इसका कंसेप्ट हुआ कि भाई इसका मतलब ये होता है कि ओनर एंड बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये अप्लाई कहाँ होता है, ये अप्लाई कहाँ होता है का मतलब क्या होना, सपोज कर ले हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात, मेरा ऑर्गेनाइजेशन राजेश नांगल, इसके नाम से बच्चों
ठीक है, ये हम अपने पर्सनल नाम से ले नहीं रहे, इसके नाम से ले रहे हैं, तो अब इसके नाम से ले रहे हैं, तो हम क्या किया ना, गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं चोरी कर रहे। अब डिपार्टमेंट को पता चला, डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स आया, मेरे से डिस्कशन कर रहे थे, अरे भाई हम थोड़ी चोरी कर रहे हैं, राजेश नांगले क्लासेस चोरी कर रहा है, उससे बातचीत करो। तो वो लोग क्या करेगा, तो बोलेगा कि आप लोग अलग, बोलेगा हाँ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट तो यही बोलता है कि हम लोग दो अलग पर्सन है। बोलेगा आप पहले पढ़िए क्या, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट दोनों को अलग करता है, इसलिए कि आप घर की चीजों को बिजनेस में ना रिकॉर्ड कर दो, बिजनेस की चीजों को घर में ना रिकॉर्ड कर दो, इसीलिए अलग करता है, अदरवाइज आप लोग एक ही हो। तो इसका मतलब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है, ये सेपरेशन जो कर रहा है किसके लिए कर रहा है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, अलग नहीं कर रहा है, तुमको लीगली अलग नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, लीगली आप एक ही हो, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए अलग किया जा रहा है। बेसिकली ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, किस लिए अप्लाई हो रहा है, जस्ट फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अलग करने के लिए हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बनाए हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इसके चलते हो क्या रहे, हम लोग सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, राइट ना, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही बुक्स में रिकॉर्ड होंगे और कुछ रिकॉर्ड नहीं। डन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पता है एक कंसेप्ट होता है जो सिर्फ नाम ले रहा है, तुम लोग अभी समझाएगा नहीं, वो लीगली सेपरेट कर देता है, दैट इज नोन एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंसेप्ट बोल के कंसेप्ट होता है, वो लीगली अलग करता है कि ये अलग है, वो अलग है, ओनर अलग है, लीगली अलग है। उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट मेरे को नहीं बोल सकता, बोलता आप जाके उसी से बात करो, ठीक है, वो अभी तुम लोग को समझाएगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ऊपर से चला, पहले चीजों को धीरे धीरे ग्रैप्स करो, उसके बाद समझेंगे। बस ये समझाया ना कि दो अलग लीगली पर्सन नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग दोनों लीगली अलग हो जाते हैं। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, एक कंसेप्ट सिर्फ हम लोग अभी और समझेंगे, फिर दूसरे पार्ट में मूव करेंगे, दैट इज ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट स्कूल से दिवा और अकाउंट्स में ये समझा है ड्वेल एस्पेक्ट, ये नहीं बताएगा तो कैसे एंट्री कैसे पास करता, चलो मैं बताता हूँ। ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, ड्वेल वर्ड मतलब दो, ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है ना, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे तुम लोग कॉइन दिखता है ना, कॉइन में दो साइड होता है ना, एक और दूसरा टेल, सेम कंसेप्ट यहाँ पे ले आया ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट सेज भाई हर ट्रांजैक्शन में ना दो इफेक्ट होते हैं, दो साइड होते हैं। अकाउंट्स में इसको हेड और टेल नहीं बोलते हैं, अकाउंट्स में इसको क्या बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट। ये बोलता है ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट सेज कि ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, वन इज डेबिट अनदर वन इज द क्रेडिट। यहाँ पे ये लिख लो, वो बताऊंगा मैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू sides, that is two effects. One डेबिट, ये डेबिट को ना हम लोग यहाँ छोटा सा एब्रीब्रिएशन फॉर्म में लिखते हैं, डी आर डॉट, डॉक्टर जो लिखते हैं ना, डॉक्टर के लिए सिंबल यूज होता है ना डी आर, वही चीज लिखते डेबिट, एंड अनदर क्रेडिट, तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं सी आर। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड, दैट इज वन डेबिट अनदर। ये ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट सिर्फ
ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है थोड़ी देर बाद अपने समझ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यूज कहाँ होता है, उसको बनाया कौन, ट्वेल्व एस्पेक्ट कौन बनाया, तो ओरिजिनेटर ऑफ द ट्वेल्व। सबको नहीं पता, इसलिए हम एक दो बच्चा लोग का किया हुआ, इसलिए उन लोग से पूछ, लोग को डबल एंट्री सिस्टम मेरा स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुआ ना, अपन आइडिया नहीं। ये कंसेप्ट जो है ना, जो इसको ओरिजिनेट किया, द वन इज नोन एज द लूका पेसियोली। पर्सन लूका पेसियोली जो था, उसका नाम है ये, वो बंदा इसको बनाया था अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो लिख लो, फादर ऑफ दिस कंसेप्ट, LUCA, लूका पेसियोली। ही इज द वन जिसने ये कंसेप्ट जनरेट किया था। एंड याद है तुम लोग को लास्ट क्लास मैंने बोला था सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, बोला था कि नहीं बोला, क्या क्या हुआ, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री कंसेप्ट था, के बिना डबल एंट्री सिस्टम, द कोर कंसेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग उधर जाएंगे तो डेबिट क्रेडिट भी सकते। तो अब इसमें लिख लो, कोर कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ट्वेल्व एस्पेक्ट कंसेप्ट कोर कंसेप्ट है, मतलब सबसे कोर, मतलब सबसे जरूरी, इसके बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा डबल एंट्री सिस्टम का। कोर कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सब बता। कोर कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में। तुम लोग टेलीफोन देखा होगा, फोन जो मतलब घर में लगा हुआ रहता है, BSNL सब का रहता है, लैंडलाइन। अब बेसिकली क्या हुआ ना, का एडवांस वर्जन क्या हो गया, मोबाइल। मोबाइल तो तुम घर में रखो, टेलीफोन का काम भी कर देगा, बाहर में लेके भी घूमो आराम से, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, उसमें ज्यादा बेटर कौन सा है, मोबाइल है कि लैंडलाइन है, मोबाइल। सेम चीज यहाँ पे आता है, लैंडलाइन इज द सिंगल इंटरेस्ट। तो जब ऑब्वियस बात है, तो उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं आया था, तो लैंडलाइन यूज हो रहा था। तो उस समय अकाउंट्स करते समय इनिशियली पहले, जब अकाउंट्स से नहीं बना था, लोगों को नहीं समझ में आया था, सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे थे। अब धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आने लगा, अच्छा इससे अच्छे से हो सकता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो वो लोग क्या किए, दूसरे सिस्टम में मूव कर गए, एंड द सिस्टम इज नोन एज द डबल एंट्री। बेसिकली सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रांजैक्शन तो बुक्स में लिखने के दो सिस्टम्स है, वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर वन इज डबल एंट्री। इट इज नथिंग, इट इज अ वे ऑफ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, दो सिस्टम्स है, उसको नोट डाउन करते हैं। सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, नंबर वन, सिंगल एंट्री सिस्टम। नंबर टू, डबल एंट्री सिस्टम। अब दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों को समझना है। नॉर्मली तो लेमन लैंग्वेज तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि देखो ऐसा है, बट अपने को तो प्रॉपर तरीके से समझना होगा, अकाउंटिंग तरीके से समझना होगा। एक दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है ना, सबसे पहला बात, सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉपर वे नहीं है, ट्रांजैक्शंस ठीक से नहीं लिखे जाते, इसके लिए सुटेबल है। एक अकाउंटिंग का मतलब होता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर तुम जाओ ना, अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। और सिंपल लेमन लैंग्वेज में हिसाब किताब का मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो वत्सल को उसकी मदर बोली कि भाई बेटा तुम एक काम कर, नीचे से जाके कुछ फ्रूट लेके आ जा, और उसके लिए उसको 1000 रुपया दे गया, जाके फ्रूट्स खर्चा किया 6,
तो अब ये क्या करेगा, आके मम्मी को बताएगा कि मम्मी ये देखो आप 1000 रुपया दिए थे, 650 स्पेंड हो गया और ये फ्रूट्स है और अल्टीमेटली बैलेंस बचा हुआ ये ले। हिसाब किताब ही तो है, लेकिन ये हिसाब किताब घर के लिए है तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसी चीज को बिजनेस में ले जाए तो रिकॉर्ड करना होगा, तो रिकॉर्ड कैसे करें? ये जो क्या किया ना मम्मी को बताने के लिए, ये क्या किया, ये बोला लिख लिया एक पेपर में, पेपर में लिखा रिसिप्ट, पैसा मिला जो मम्मी से 1000 रुपया, स्पेंड फ्रूट्स 650, बैलेंस 350 बचा ना, अकाउंट्स है। बट ये अकाउंट्स में कुछ भी दिमाग लगाया क्या, ये तो कोई भी कर देगा। इसी को बोला जाता सिंगल एंट्री और कुछ नहीं। सिंगल एंट्री टेबल है, इट इज नॉट द प्रॉपर साइंटिफिक वे ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स बेस्ड नहीं है, नॉर्मल तरीका है। तो बेसिकली फॉलो करता है जो बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे सपोज को लो, एक इंसान चाय की गुमटी लगाता है, चाय बेच रहा है, क्या कर रहा है, चाय बेच रहा तो वो भी तो हिसाब किताब तो रखेगा ना। वो हिसाब किताब कैसे रखेगा? तो सपोज कर लो एक 3 डायरी मेंटेन किया, छोटा छोटा सा, एक में लिखा कैश से रिलेटेड। और क्या होता है, वो लोग भी तो चाय जो बेचता है वो लोग भी क्या करता है, तुम गया बोला चाय दे दीजिए, तो वो चाय दिया पैसा ले लिया, दूसरा जन है चाय दिया पैसा ले लिया, कैश ट्रांजेक्शन है। वो क्या करता है, जो भी पैसा आता है वो एक डायरी में लिख लेता है, और जो भी कैश पे करता है वो भी लिख लेता है, वहीं पे 2 कॉलम बना लिए, पैसा आया रिसिप्ट और पैसा गया पेमेंट को लिख लिया। तो कैश ट्रांजेक्शन है ना, मतलब कैश अकाउंट। हर जगह अकाउंट्स में ना अपने जो प्लेस होते हैं ना जहाँ पे चीजों को लिखते हैं उसको अकाउंट बोलते हैं, तो उसको कैश अकाउंट बोल सकते हैं। अब क्या हुआ ना, वो बहुत सारे बगल बगल में ऑफिस थी, दुकान थी, वहां पे भी चाय सप्लाई करता था, जिनसे हिसाब किताब 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में करता था। वो क्या कर रहा है, क्रेडिट में बेच रहा है ना उसको, क्रेडिट में बेच रहा है, तो इन सच केस वो क्या कर रहा है, एक डायरी जो मेंटेन किया उसमें लिख लिया कस्टमर्स। कस्टमर्स को डेटर बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। डेटर मतलब क्या होता है, जिसको आप अपना गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, दैट आर टर्म्ड एज अ गुड्स, उसको आप बेचते हो उधार में, उससे आपको पैसा लेना है, तो दैट कस्टमर्स आर बेसिकली नोन एज डेटर्स। DEBTORS, बी साइलेंट है, डेटर्स बोल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वो बंदा किसी से तो मिल्क भी तो खरीदता होगा, चाय पत्ती भी तो खरीदता होगा, तो सपोज करो चाय पत्ती वो कैश में खरीदता है तो वो कैश अकाउंट में लिख देगा, लेकिन जो वो मिल्क खरीदता है वो क्रेडिट में खरीदता है। क्रेडिट में खरीदता है मतलब सप्लायर है ना मिल्क का, सप्लायर जो है उसको अपने अगर उससे क्रेडिट में सामान खरीद लेते हैं, सप्लायर को एक अलग नाम देते हैं। अगर हम कस्टमर्स को गुड्स हार में बेच देते तो कस्टमर का नाम चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। अगर हम लोग सप्लायर से गुड क्रेडिट में खरीद लेते तो हम एक अलग नाम दे देते, क्रेडिटर। तेरे लिए क्या एसेट, लायबिलिटी है, बिकॉज यू हैव टू पे द अमाउंट, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। वो क्रेडिटर का भी एक तो अलग से डायरी बना लिया, जिसको उधार में चाय बेचा था वहां पे लिख दिया, सिंपली लिखेगा, मतलब अकाउंट्स को सीखना ही नहीं है, नॉर्मल लिखा कि इस ABC एंटरप्राइज आज 5 चाय दिए, XYZ लिमिटेड 25 चाय दिए, बस लिख के रखेगा और कुछ नहीं करना उसको। तो ये तो कोई भी लिख लेगा, अकाउंट सीखने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल एंट्री के लिए तुमको अकाउंट सीखने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, ये तो कर दिया, और क्रेडिटर जो उससे जितना मिल्क खरीदा था उतना लीटर मिल्क लिख लिया, इतना का अमाउंट होता है वो लिख लिया, यही है। तो बेसिकली क्या करेगा, वो क्या क्या अकाउंट मेंटेन कर रहा है, कैसे अकाउंट मेंटेन कर रहा है, और ये नाम है ना किसी का डेटर क्रेडिटर, वो पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, पर्सनल है ना, नाम है किसी का तो पर्सनल बोलते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में एक्चुअली क्या किया जाए, अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, कैश अकाउंट और पर्सनल। पर्सनल मतलब किसी का। तो यहां पे आओ, सिंगल एंट्री सिस्टम में पहले लिखते हैं फिर आगे मूव ऑन करेंगे। नंबर 1 पॉइंट में लिख रहा हूं, इम्प्रॉपर वे ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। इम्प्रॉपर क्यों, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं है, रहे हैं। तो ये क्या हर ऑर्गेनाइजेशन के टेबल होगा? रिलायंस इंडस्ट्री अगर चाहे कि इस चाय वाले के जैसा अकाउंट्स बना लेते हैं, ना पाएगा, नहीं, उसके लिए होगा ही नहीं, अकाउंट कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं नॉट सुटेबल फॉर
बिग फर्म बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है, इम्प्रॉपर है। इसमें कुछ अकाउंट्स बनता है क्या? बनता है ना, अभी अभी बनाया ना अकाउंट्स मेंटेन्ड। कैश अकाउंट, देखो अकाउंट जो लिखते हैं ना, अकाउंट वर्ड को अपने जो अकाउंट वर्ड है ना अकाउंटेंसी में उसको लिखा जाता है A/C। ध्यान रखना, अकाउंट्स का एब्रिविएशन फॉर्म होता है A/C। तो कैश अकाउंट बनता है और क्या बनता है? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट और लिखते हैं सिंगल एंट्री का। सिंगल एंट्री में होता क्या है पता है? मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री मतलब रिकॉर्ड करना, सिंगल एंट्री मतलब एक जगह रिकॉर्ड करना, डबल एंट्री मतलब दो जगह रिकॉर्ड करना, ठीक है, और नो एंट्री मतलब रिकॉर्ड ही नहीं करना। सिंगल एंट्री एग्जैक्टली मिक्सचर है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री। बोलेगा सर कैसे? जैसे अगर सपोज करो हम लोग जाते हैं उस चाय वाले के पास, चाय दे दीजिए, क्या तो पैसा रिकॉर्ड करेगा? कैसा कौन तभी एक जगह रिकॉर्ड करेगा। अब क्या हुआ ना कि उसने क्या किया, जो स्पेसिफिक उसको ऑफिस से वहां पे चाय बेची, कहाँ रिकॉर्ड करेगा? फिर डिटेल्स में, है ना। अब वो जो डेटस था वो पैसा दिया, तब वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा? दो जगह रिकॉर्ड, कैश में तो रिकॉर्ड करेगा ही, डेटस में वो अमाउंट माइनस भी तो करेगा, पैसा मिल गया ना, तो दो जगह रिकॉर्ड होगा। सिंगल एंट्री में ना एकदम ऐसे ही चलता है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल समझना है अपने को। डबल एंट्री में तुमको समझाएगा डेबिट क्रेडिट रूल बेस्ड अकाउंटिंग। तो अब अपने यहाँ जो इसका मतलब सिंगल एंट्री क्या हुआ? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कुछ चीजें सिंगल एक प्लेस में रिकॉर्ड होगी, कुछ चीजें दो प्लेस में रिकॉर्ड होगी, और कुछ चीजें रिकॉर्ड ही नहीं होगी। ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं होगी मतलब क्या हो, जो एसेट होता है, ये क्या है? फर्नीचर है ना, तो पढ़ चुका है ना, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है कि बोला अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ा है, फिक्स पढ़ा है, क्या होता है फिक्स? देखो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में, पर नॉर्मली बता रहा है, लिखना नहीं है, वो बाद में लिख पाएगा। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स मतलब क्या होता है? वो रिसोर्सेज जिसको बिजनेस बेनिफिट डिराइव करता है, इससे एनी टाइम कुछ रिसीव, वो रिसोर्स जिसको बिजनेस यूज करता है, उससे बेनिफिट डिराइव करता है, और उसके एनी टाइम एक वैल्यू रहे, मतलब उसको बेचोगे पैसा मिल जाए, दैट रिसोर्सेज आर नोन एज। इसको हम लोग दो पार्ट में, वो एसेट चेंज होता रहता है, तो क्या बोलते हैं? तो एसेट मतलब मोर देन अकाउंटिंग पीरियड यूज, वन अकाउंटिंग पीरियड यूज होता है, मतलब मोर देन 12 मंथ्स यूज होता है और जल्दी से चेंज नहीं होता, फिक्स्ड एसेट। तो ये जो फर्नीचर है, जो ऑब्वियस बात है, जल्दी से तो साल 2 साल 5 साल बाद ही चेंज एसेट है। घर में एसी लगाता है, वो क्या है? एक बार घर से रिलेटेड है, वो अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पूछ रहे, एसी जो है वो क्या है? एसेट है। सपोज कर ले तेरे पास कैश है, ये तो चेंज हो जाएगा ना। अब तुम्हारे पास कोई स्टॉक है, स्टॉक मतलब होता है जिस गुड्स में तुम डील करते हो वो सामान पड़ा हुआ है। फिर हम फर्नीचर में डील करते हैं, तो तुम क्या होगा, आ जाएगा मेरे पास, देखेगा इतना सारा फर्नीचर पड़ा है, कल आके देखेगा उसमें से आधा फर्नीचर गायब। ये फर्नीचर नहीं गायब होगा, क्योंकि इसमें तो ये तो मेरा एसेट है, फिक्स एसेट्स है, तो ये फिक्स एसेट्स है क्योंकि ये मेरे यूज लग रहा है, ठीक है। और करंट एसेट्स क्या हुआ? स्टॉक क्या हुआ? स्टॉक मतलब बेंचेस में डील करता है, सपोज पढ़ा नहीं रहे, तो अब क्या होगा? तुम आया, तुम देखा इतना सारा बेंच है, फिर तुम कल आया देखा ये सारा बेंच गायब हो चुका, दूसरा वेराइटीज ऑफ बेंच आ चुका, तो इसका मतलब ये बेंच मेरे लिए क्या था? गुड्स था, स्टॉक है। पड़ा हुआ मतलब स्टॉक है। जो चीजें सिमिलर नेचर की चीजें अगर एक जगह पड़ी रहती है उसको स्टॉक बोला जाता है। तो ये तो स्टॉक क्या है? फिक्स एसेट्स है कि करंट एसेट्स है? चेंज हो रहा है ना, करंट एसेट्स है। चेंज नहीं होता, पड़ा ही रहता, मतलब मैक्सिमम टेन्योर जो होता है बेंचमार्किंग इज द 12 मंथ्स। जो चीजें विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ चेंज हो जाएगी तो क्या बोला जाता है? करंट एसेट्स। और जो विद इन अ 12 मंथ चेंज नहीं होगा, फिक्स एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स भी, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। एप्रिशिएट, एप्रिशिएशन वर्ड का मतलब
वैल्यू कम होती जाती है। तुम आज मोबाइल लिया, ठीक है, इसको यूज कर लिया एक साल, क्या 30,000 मिलेगा? कम हो जाएगा। तो रिडक्शन हुआ ना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स तो इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करता है। अभी तो मेरे को समझाना है इसलिए मैं ऐसे ही समझा। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग चैप्टर है तुम्हारे, यहाँ पे बेसिकली क्या हो, जो डेप्रिसिएशन है वो तुम्हारे लिए क्या है, फायदा है क्या, लॉस है ना, राइट? तो वो भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट सिंगल एंट्री सिस्टम, नो एंट्री। तो बेसिकली इतना जो कहानी हम बताया सिंपल, इतना सा चीज बताने के लिए इज अ मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री। पूरीज भी पूछता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, तो लिख लो। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री। ठीक है ना? अब चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देख, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना और डबल एंट्री सिस्टम में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सिंगल एंट्री सिस्टम नॉन रूल बेस्ड है, हम अपने मन से करते हैं। वो चाय वाला कुछ अलग तरीके से कर रहा है, बगल में पान वाला कुछ अलग तरीके से कर रहा है, एक डायरी मेंटेन कर रहा है, वो 3 डायरी मेंटेन कर रहा है। ये नॉन रूल बेस्ड है, कोई रूल नहीं है यहाँ पे, नॉन रूल बेस्ड। और जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, दैट इज रूल बेस्ड अकाउंटिंग। और पता है एक चीज, सिंगल एंट्री सिस्टम ना, यहाँ पे थ्योरी डिस्कस किए। अब तुम लोगों के सिलेबस में एक चैप्टर है अलग से सिंगल एंट्री सिस्टम, वहां पे डिस्कस करें। वो भी हर स्कूल में ये चैप्टर नहीं रखता है, स्कूल पे डिपेंड करता है, कुछ इस चैप्टर को हटा देता है। एक चैप्टर बेसिस पे अपने डिस्कस करेंगे और पूरा अकाउंट जो तुम लोग समझोगे ना, पूरा अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग। नंबर 2, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। क्योंकि रूल है, जहां रूल आता है वहां साइंस आ जाता है, सिस्टम बन जाता है। सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ अकाउंटिंग, ये किसके लिए सूटेबल है? सबके लिए सूटेबल है। लेकिन छोटे फर्म अगर वो चाय वाला सपोज कर ले, अकाउंटेंट रख ले, तो उसको 30,000 40,000 पर मंथ देना कॉस्टली हो जाएगा। छोटे छोटे चीजों के लिए फॉर्मेट्स फॉलो करना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट सुटेबल तो है, रिजल्ट तो मिलेगा अच्छे से। तो सुटेबल फॉर ऑल। ऑल मतलब चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बट छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग हो। नेक्स्ट, अकाउंट्स मेंटेन्ड वो अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये समझाऊंगा अभी तो एकदम जैसे अभी तक मैं जो भी बता रहा हूँ तुमको लॉजिकली समझाते हुए लिखवा रहा हूँ, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा, पहले तुमको डिटेल में समझा पड़ेगा तभी लिख, तो ब्लैंक छोड़ दे, लिखेंगे बाद में। और लिखे नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में तो तुम लोग समझ ही लोगे डिटेल में। अभी नेक्स्ट आ जाओ, यहां तक हो गया ना? नेक्स्ट, तो अब तुम समझा डबल एंट्री सिस्टम क्या है। अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री, हम लोगों को अकाउंटिंग डबल एंट्री, अकाउंट जब डबल एंट्री सिस्टम में करोगे ना, तो तुमको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना, फॉलो प्रॉपर रूल्स। और अदरवाइज डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ऑलरेडी हम बता चुका है। वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है, मतलब एक साइड डेबिट होता है, दूसरा साइड क्रेडिट होता है। बात है सर, ये अब अपने आ जा रहे, देखो सबसे पहले जैसे ही हम लोग डबल एंट्री सिस्टम, अब थोड़ा सा तुम लोग प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ रहा है, अभी पूरी डिस्कस कर, अब प्रैक्टिकली
हो सकता है अपने प्रैक्टिकल आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मूव कर गए हैं, अब नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल ही होगा। चैप्टर होता है ना जर्नल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक सबसे पहले आओ, जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है। अब ये सबसे पहले क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। जर्नलाइजिंग मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ, जर्नलाइजिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस द बुक्स। जर्नलाइजिंग का मतलब हुआ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो इन सच अ केस आप क्या ऐसे ही रिकॉर्ड करते हो, तो जो रिकॉर्ड करते हैं ना उसको भी एक नाम दे देते हैं हम, तो नाम देते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। का नाम होता है इन द नेम ऑफ जर्नल एंट्री, इन द नेम ऑफ जर्नल एंट्री। मतलब इन द नेम ऑफ मतलब जो ट्रांजैक्शन जो जैसे ही जर्नल में लिख दोगे ना, उसका नाम ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री या एंट्री बोल दो। इसमें एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन क्रोनोलॉजिकल कैपिटल लेटर में लिख दिया कि मेरा राइटिंग नहीं, क्रोनोलॉजिकल, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, डेट वाइज रिकॉर्ड। सपोज कल तुम 1 तारीख को कुछ खरीदा कोई सामान, फिर 15 तारीख को खरीदा, 25 तारीख को खरीदा, तो तुम पहले 15 तारीख वाला रिकॉर्ड कर दे रहा, फिर 1 तारीख वाला रिकॉर्ड कर दे रहा, फिर 25 तारीख वाला रिकॉर्ड कर दे रहा। ऐसे नहीं हो सकता। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेट वाइज रिकॉर्ड करो। 1 तारीख का पहले रिकॉर्ड करो, फिर 15 तारीख का रिकॉर्ड करो, फिर 25 तारीख का रिकॉर्ड, डेट वाइज, सब कुछ डेट वाइज। तो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। तो जर्नल्स में जब आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शंस को, तो जर्नल्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना, आप ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करोगे, दैट इज डेट वाइज रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जर्नलाइजिंग का यही मतलब। अब नेक्स्ट आओ, जर्नल क्या होता है। जर्नल एक बुक होती है, क्या आप जर्नलाइजिंग, तब जर्नल एक बुक है जिस बुक में आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो, और जिस तरीके से रिकॉर्ड करते हो उस तरीके को अपने जर्नलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, जर्नल तो एक बुक होती है जिसमें लिखते हो, तो ये क्या है, इट इज अ बुक, इट इज अ बुक वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड recorded for the first time ये वो बुक है जहां पे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करोगे। फर्स्ट टाइम जहां रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि तुम अल्टीमेटली लिख तो 2 जगह रहे हो ना, एक बार लिख रहे हो फिर अच्छे से लिख रहे हो, तो जहां पे लिखते हो उसको फर्स्ट टाइम लिख रहे हो ना, क्या बोला जाता है, वो बुक जो प्लेस होता है, द प्लेस इज नोन एज द जर्नल, जहां पे आप ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो। और कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल तो वहां लिखा दिया, तो यहाँ पे डेट वाइज लिख दे रहे हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड कर। देखो एक चीज ध्यान रखना, अपने को अगर किसी चीज एक्सपर्टाइज लेना है ना, तो हमेशा ध्यान रखना स्टैंडर्ड तरीके से सीखने से कभी एक्सपर्टाइज नहीं आता। आपको चीजों को एकदम लेमेन तरीके से समझना है, तो आप उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर लो। वंस आप एक्सपर्टाइज हो गए तो फिर उसको कैसे भी तोड़ो मरोड़ो ना, इजी में जाओ, टफ में जाओ, स्टैंडर्ड में जाओ, सब कर पाओगे। बेस क्रिएट करना होगा, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। तो अपने आ जाओ, वो बुक जहां पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं, द बुक इज नोन एज द जर्नल। अब तुमको समझना है सर इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि ये तो ऐसा प्लेस नहीं है ना, बलराम दे स्ट्रीट ऐसा प्लेस तो है नहीं, यहाँ पे तो अकाउंटिंग प्लेस है, तो अकाउंटिंग प्लेस में रिकॉर्डिंग्स के फॉर्मेट्स, तो
तो समझना इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट में जाने के पहले एक चीज़ और समझते हैं इसको, और किसी पता है क्या, जैसे तुम लोग हैं, तुम लोग को घर में हो सकता है पेरेंट्स किसी और नाम से बुलाते हैं, हमारे फ्रेंड्स किसी और नाम से बुलाते हैं, होता है ना, और हम किसी और नाम से बुला रहे हैं, स्कूल में कोई और नाम है। बेसिकली क्या हुआ ना कि यहाँ पे भी ये जो जर्नल है ना, उसका भी 2-3 नाम होता है, वो अपने समझ। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, it is also termed as, also known as, या termed as, जो भी लिख लो, इसको हम लोग 1-2 नाम से और जानते हैं। It is also known as books of original entries। फर्स्ट टाइम जो होता है वही तो ओरिजिनल होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता जाता है, कॉपी होता जाता है। बेसिकली क्या हुआ, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या कैन आई ऑल्सो से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। प्राइम और ओरिजिनल तो एक ही चीज हो गया ना, प्राइम मतलब सबसे पहले, तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। तो ध्यान रखना, हम लोग इसको इन सब नामों से जानते हैं, ठीक है ना। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जर्नल को ही बोला जाता है, किसी और को नहीं बोला जाता। अब हम लोग आते हैं सर इसका फॉर्मेट क्या होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसका फॉर्मेट। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग प्रैक्टिकल में मूव कर जाएंगे, मतलब जर्नल एंट्रीज में मूव। और अब जर्नल एंट्रीज में मूव करने के अभी तक ना ये सब बेसिक थ्योरी था जो रिक्वायर्ड था। अब उसके बाद क्या होगा ना, अपने जर्नल्स करते रहेंगे, बीच बीच में समझते रहेंगे, एसेट्स किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, बीच बीच में समझते रहेंगे। तो अब अपने आ जाओ नेक्स्ट, ये फॉर्मेट जो मैं बना रहा हूं देख लो। दिस इज द फॉर्मेट। आप सबसे पहले ऊपर में क्या लिखोगे पता है, कि जो आप अकाउंट्स बना रहे हो किसके बुक में बना रहे हो, मतलब चिंटू लिमिटेड के बुक में ना, तो तुम लिख दोगे द बुक्स ऑफ चिंटू लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ चिंटू लिमिटेड। क्या बना रहे हो भाई आप, नहीं फॉर द ईयर एंडेड इसमें नहीं लिखा, 8 कॉलम बनता है ना, फॉर द ईयर एंडेड नहीं। जर्नल, इस प्लेस का नाम क्या है, जर्नल ना, तो बस ऊपर में हेडिंग दे दो जर्नल। अब ये जो इतने सारे कॉलम्स बने हैं, उस कॉलम्स का नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है पता है। एक पार्ट है डेट, पर्टिकुलर्स, L/F, अमाउंट, डेबिट। जो सिंस हम लोग इंडिया में है तो रुपये रहेगा, अमाउंट हम AMT लिख दिया है, तुम लोग पूरा अमाउंट लिखना, क्रेडिट ब्रैकेट में रुपये का सिंबल डाल दिया। दिस इज द फॉर्मेट। अब देखो समझना, डेट तो तुमको समझ में आ रहा है, डेट लिखना है यहाँ पे, तो किस तरह लिख सकते हैं तुम लोग, यहाँ पे सपोज कर लो तुम्हारा ईयर है 2025, तो तुम 2025 लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखा, सपोज कर लो मंथ है मार्च, यहाँ पे मार्च लिखा। फिर उसके बाद सपोज कर लो 15 मार्च है, तो 15 लिख दिया। अब इंस्टेड ऑफ दिस तुम ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन देख लेना स्कूल वाला अलाउ करे कि नहीं करे। तुम सिंपली लिख सकता था 15 मार्च
2025 इस तरह भी लिख सकते हैं, बट ये स्कूल हो सकता है अलाउ करें। अच्छा, अब आओ, क्वेश्चन इज डेट तो मेरे को पता है भाई, जो डेट होगा ट्रांजैक्शंस का वही लिखेंगे। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में आप जर्नल एंट्री लिख, जर्नल एंट्री कैसे लिखा जाता है ये समझ, जस्ट फॉर्मेट बता रहे हैं, समझना। अपने क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या होता है ना, लिखने का तरीका, दो साइड है ना डबल एंट्री सिस्टम में, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है। अभी कुछ तुम लोग को पता नहीं, बस मैं बोल रहा हूं लिखने का तरीका ऐसा होता है, वो समझना। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट, अकाउंट लिखना बताया था मैंने, डॉट 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 डेबिट। अकाउंट के नीचे मैंने लिखा टू कैपिटल अकाउंट। ये जो डेबिट लिखे वो तो डेबिट है, और टू करके लिखे जो वो क्या है, क्रेडिट है। बट अभी तुमको समझना है नहीं, तुमको कैसे लिखा जा रहा है वो समझना है। अभी क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ वो हम समझाया ही नहीं है। तो यहां पे अमाउंट लिख दिए, सपोज कर लो दिस इज 1 लाख, तो एक 1 लाख डेबिट में लिखिए, एक 1 लाख क्रेडिट में लिखिए। ये जो पर्टिकुलर तुम लिखे हो ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इसी को बोला जाता है जर्नल एंट्री। दिस इज टर्म्ड एज जर्नल एंट्री। तुम सिर्फ एंट्री बोल सकते हो क्योंकि जर्नल प्लेस है, इसलिए जर्नल एंट्री बोल, दिस इज नोन एज द जर्नल एंट्री। अब आओ, ये जर्नल एंट्री तो लिख दी है। अब सपोज कर ले कि ये जो जर्नल एंट्री लिखे, तुमको अभी अकाउंट्स नहीं आता है, अभी नहीं, ऑब्वियस बात है, ठीक से तू सीख रहा है, एक दूसरा क्लास है। अब एक चीज बता, इसका मतलब क्या है, बताना, तुम बता, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? नहीं ना, क्या आता ही नहीं है, कहां से बताएंगे सर? इसको बताने के लिए मैं एक चीज डाल दूं तो तुमको पता चल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे नीचे एक इंफॉर्मेशन लिखी इंग्लिश में, being amount invested in business। अब बता सकता है ये ऊपर जो लिखा हुआ वो क्या है? आपने इतना पैसा बिजनेस इन्वेस्ट किया, बता दिया ना तुम। ये क्या है पता है? सेकंड पार्ट इज नोन एज द नरेशन। कंपनी का जो सीईओ है, वो सपोज कर ले ये क्या बोलते हैं, साइंस बैकग्राउंड से है। अब वो अचानक से ऑफिस में आया, देखने लगा कि कौन क्या क्या अकाउंटिंग कर रहा है, खा लिया, कंप्यूटर में देखा क्या कर रहे हो, ये क्या है, क्या है, उसको तो कहाँ से है, वो बैकग्राउंड से है, परमिशन लिखी तो समझ में क्या बोला जाता पता है? दिस इज कॉल्ड नरेशन। तो हर एंट्री के साथ ये डाला जाता है, बेसिकली अकाउंटिंग लैंग्वेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसे कोई भी पर्सन इसको देख के समझ, हर एंट्री के साथ, क्योंकि अकाउंटिंग लैंग्वेज तो वही समझ पाएगा जिसको अकाउंट्स आता है, लेकिन दूसरा लैंग्वेज तो तुम पढ़ लिया ना, तो दूसरा लैंग्वेज दूसरे लोग समझ सके कैसा डाल। बेसिकली दिस इज कॉल्ड, दिस इज नरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। हाईलाइट कर दे। कैपिटल मतलब ओनर जो होता है, बिजनेस को पैसा, इस पैसे को लो और मेरे लिए बिजनेस, उस अमाउंट को। अच्छा, इस अमाउंट, ये जो हम मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड नरेशन। और नरेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसलेशन ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस समय अपने बैंक लिखते, ये जो तुम तेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, हम लोग सब चीज डिस्कस करें। तो ये तो समझ में आया ऐसा हो रहा है। ये था जर्नल एंट्री बनाने का तरीका, फॉर्मेट बताया मैंने, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्यों कैश डेबिट कर रहे हैं, क्यों है, सब चीजें बाद में।
अब अपने क्या करते हैं ना, सपोज कर ले यहाँ पे कुछ और अमाउंट आया 20,000, अभी ऐसे ही जस्ट लिख दे रहा है 20,000, और यहाँ पे भी 20,000, फिर लास्ट में इसको टोटल किया जाता है। जब टोटल करते हैं तो 2 अंडरलाइन दिए, 2 लाइन दिए है ना, थोड़ा गैप के साथ है। सेकंड अंडरलाइन जो है ना, उसमें विदाउट गैप, हल्का सा गैप के साथ फिर से इसको अंडरलाइन कर। अकाउंट्स में टोटल करने का ये तरीका, प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। अब इसमें अपने क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे 1,20,000, बोथ साइड मैच होना चाहिए, बोथ साइड, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल ही होगा। दिस इज टोटल। ये है तुम लोगों का जर्नल का फॉर्मेट। लेकिन अब एक छोटा सा पार्ट और समझो, आज अपने एंट्रीज वाले पार्ट में नहीं जा सकेंगे, अभी एक छोटा सा पार्ट, लास्ट पार्ट समझो। ये जो LF लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इसका लेजर फोलियो। फोलियो पेज नंबर्स को बोला जाता है। लेजर मतलब लेजर का पेज नंबर। यहाँ पे ये समझो, लेजर का पेज नंबर का मतलब क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया, रिकॉर्डिंग की इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग मतलब पहले लिखा, बहुत सारी जगह लिखा। अब क्या हुआ, ये एक बुक है जिसको जर्नल बोला जाता है। बुक, उसी चीज को तुम फर्दर कॉपी करोगे दूसरी बुक में। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टाइम जो होगा फर्स्ट होता है, ओरिजिनल होता है, दूसरा वन में कॉपी होता है। तो पहले तुमने ओरिजिनल में लिखा, दैट इज अ जर्नल, अब उसको कॉपी किया, दैट इज अ लेजर। तो अब क्या होगा ना, कॉपी करते समय दूसरे बुक में कॉपी कर रहे हो ना, तो यहां से जो चीज कॉपी कर रहे हो उसका पेज नंबर तो वहां पे डिफरेंट होगा ना। तुम लोग को याद है, मैंने क्लास बताया था, ऑडिटर बोल के एक बंदा होता है, वो क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो वो चेक करेगा, तो वो हर एक एक ट्रांजैक्शन को, सपोज कर लो जर्नल एक 500 पेज का बुक है तुम्हारे पास, और लेजर एक 800 पेज का बुक है, तो जर्नल में पेज नंबर 2 में जो एंट्री है, वो लेजर में जाके पेज नंबर 50 पे रिकॉर्ड हुई है। ऐसे अलग अलग जगह रिकॉर्ड हुई है। तो ऑडिटर मतलब वो चेक करेगा ना, तो जब जर्नल से लेजर में जाके चेक करेगा, तो वो एक एक चीज को लेके सारा पूरा 800 पेज को पलटेगा क्या? नहीं। तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि देख भाई, ये जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है ना, लेजर के पेज नंबर 80 में, हम यहाँ पे लिख देंगे 80। तो अब वो क्या करेगा ना, तो रेफरेंस मिल गया, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, लेजर में सीधा पेज नंबर 80 में जाएंगे, वहां पे ये चीज दिख जाएगी। समझ में आ रही है? दैट इज द रेफरेंस। लेजर फोलियो इज नथिंग, इट इज द रेफरेंस फॉर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब चेकिंग ऑफ बुक्स। तो लेजर फोलियो मतलब लेजर का पेज नंबर। इसका काम क्या है, रेफरेंस फॉर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब होता है, लिख के रख लो चाहे तो, ऑडिटिंग मतलब होता है चेकिंग ऑफ बुक्स, चेकिंग ऑफ बुक्स एंड नथिंग एल्स। ऑडिटिंग मतलब यही होता है, चेकिंग ऑफ बुक्स। ठीक है ना? तो ये अपना पार्ट आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मूव कर जाएंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, तो समझते हुए जर्नल एंट्रीज में मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल रहेगा तुम, लेकिन ये सारा गो थ्रू करके रखना, ठीक है, क्योंकि बेस है, विदाउट इसके नहीं कर पाओगे अकाउंट। रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आज ना तुम लोगों का एक बार टाइमिंग फिर से डिस्कस करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को, जैसे वत्सल को भी प्रॉब्लम है ना इवनिंग, तो अगर हम लोग इवनिंग की जगह तो थोड़ा सा पहले रख ले, पहले मतलब लक्ष्य और तन्वी, तुम लोग भी ऑनलाइन ही रहना, एक बार टाइमिंग थोड़ा सा रिशफल करना है, सैटरडे वाला वो डिस्कस कर लेता हूँ तुम लोग।